हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से बच्चे आज कर रहे हैं 12वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स का सेट 2। इसकी की कर रहे हैं हम देखें हम कि कितना इसमें जो प्रश्न नंबर 1 से 10 तक है वो 1 अंक का है। 11 और 12 प्रश्न 2 नंबर के हैं। 13 और 14 दो 3 नंबर के प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा समष्टिगत आर्थिक अध्ययन नहीं है? मुद्रा की पूर्ति, समग्र मांग, सेब की मांग, सरकारी बजट। यहाँ पूछा है समष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं है। यह सेब की मांग है वो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का है। डिमांड और दी एप्पल है जो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन है, इसलिए यही इसका उत्तर होगा। अगला, गिसावट व्यय किसमें शामिल नहीं होता? देखिए, जो कै है आपका वो GNP है, ग्रोस है। दूसरा NDP है, नेट है। तीसरा NNP है, नेट नेशनल है। और चौथा इनमें से कोई भी नहीं, इसलिए इसका उत्तर सबसे बढ़िया उत्तर है पहले वाला GNP, एट द मार्केट प्राइस। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसमें राष्ट्रीय आय शामिल नहीं किया जाएगा? अप्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, और मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। संतुलन आय को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। लेखा वर्ष में स्टॉक में वृद्धि, जो एक साल में लेखा में वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो स्टॉक में वृद्धि हुई है उसको हम शामिल करते हैं। तो इसका उत्तर 4th D आएगा आपका, स्टॉक इंक्रीज इन द अकाउंटिंग ईयर। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा सही है? MPC जमा में MPS बराबर इक्वल 1 होता है। बाकी आंसर गलत हैं इसके जो अगला प्रश्न लीकेज लिखवाया था हमने, भी लीकेज में क्या क्या शामिल होता है। इसमें सेविंग भी शामिल होती है, इसके कारण लीकेज हो जाती है। इंपोर्ट के अंदर भी, आयत के कारण भी लीकेज होती है, और टैक्स के कारण भी लीकेज होती है, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका उत्तर सही है, आपने करना था। इसके बाद, किस वर्ष हम किस जमा को हम भुगतान शेष कर सकते हैं? समाविधि को नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक समय दिया हुआ था कि 6 महीने की एडवांस मिलने के बाद ही उसको अवधि करते हैं। यदि हम उसको चेक दिया जाए तो उसको भुगतान नहीं हो सकता। दूसरा, आवर्ती जो आपकी आवर्ती है, RD है, हर महीने की रिक्यूरिंग डिपॉजिट है, उसको भी नहीं कर सकते इसलिए। और जो मांग जमा है या किसी भी समय चेक के दौरान हम निकलवा सकते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? इसके प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 था, सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने किस मद को जोड़ा जाता है? इसमें नफिया जोड़ा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अवार्ड, ये इसमें शामिल होता है। जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है वो और प्लस में राष्ट्रीय आय हो तो उनको दोनों को जोड़ दिया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद बन जाता है वो। एक बजट को कब घाटे का बजट मानते हैं? एक बजट का घाटे का बजट जब हमारे निर्यात, जब हमारा भुगतान संतुलन है वो हमारे प्रतिकूल हो, अर्थात हमारे जो देनदारी है वो ज़्यादा है और लेनदारी कम है, तब उसको हम घाटे का बजट मानते हैं। उसके बाद, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। केन्स के अनुसार केन्स के रोजगार के सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान एक सामान्य अवस्था है। तो जो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में पूर्ण रोजगार को मानते हैं, जबकि केन्स अपूर्ण रोजगार को सामान्य अवस्था मानता है। तो इसका उत्तर आपका पूर्ण रोजगार आएगा। इसके बाद, यदि उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है तो गुणांक का मूल्य क्या होगा? ये है, तो यहाँ गुणांक का मूल्य बचे। ये क्वेश्चन आपको मैंने नहीं कहा, अभी पाठ हुआ नहीं है आपका, अभी ये नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया। यदि आपने करना भी है तो 1/1 - MPC निकाला जाएगा, तो 75 1/1 - 75, तो ये आपका 0.25 है। ऊपर करेंगे तो 100/25 आएगा आपका, 25 आएगा, उसको हम कवर करेंगे, ऊपर 25 आएगा तो 100/25, 25 चौका 100, तो 4 उत्तर आएगा इसमें। और यदि इंग्लिश मीडियम वाले की बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम में यहाँ MPC वो 0.8 दे रखे है भोग प्रवृत्ति, जबकि ऊपर 0.75 दिया है।
इसमें हम करेंगे तो 20 आएगा, और ऊपर का यदि 20 1 माइनस 8 यहाँ 2.2 आएगा। इसको हम दशमलव में करेंगे 2.5 बदलेंगे तो 10/2 आएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार दोनों में अलग अलग है रकम होने के कारण दोनों का उत्तर है। हिंदी मीडियम में 4 आएगा और इंग्लिश मीडियम में इसका 5 आएगा। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या क्या शामिल किया जाता है। इसमें जो कंपनसेशंस टू द एम्प्लॉयज़ यानी आय भी ज्ञात की जाती है, और मिश्रित आय शामिल की जाती है। इसके अलावा जितने भी प्रचलन अधिशेष में शामिल होते हैं, इन सब को हम जोड़ते हैं, और प्योरिटी, सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन सब को शामिल करते हैं। यानी दोबारा से सुनिए, पहला तो है जो उद्यम करती होते हैं, जो उन लोगों की वेतन प्लस में मिश्रित आय और प्लस में प्रचलन अधिशेष को शामिल होता है। प्रचलन अधिशेष में इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉयल्टी आदि वगैरह शामिल, रेंट आदि शामिल होते हैं। और इसके बाद जो प्रश्न नंबर 12 है वो राजस्व और पूंजीगत व्यय था, इसमें जो कि आपके सिलेबस से बाहर आपने नहीं किया, ये अभी तक क्वेश्चन करना चाहिए था। तो राजस्व व्यय जो सरकार के द्वारा जितना भी खर्चा किया जाता है उसको राजस्व बोलते हैं। पूंजी पर जो खर्च किया जाता है उसे पूंजी व्यय बोलते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपको मुद्रा के प्राथमिक कार्य, बड़ा आसान प्रश्न था, बहुत ही ईजी प्रश्न था लगभग। मुद्रा के जो मुख्य प्राइमरी जो काम है वे प्राइमरी फंक्शंस हैं वो हैं, एक तो है मीडियन ऑफ द एक्सचेंज का माध्यम, विनिमय का माध्यम, ये देश का इम्पोर्टेंट था। और दूसरा था मेजर ऑफ द वैल्यू, माप का, इकाई के मूल्य का माप। ये दो इसके मुख्य कार्य थे और ये आपने करने थे। इसके अलावा इसमें प्राइमरी ये थे, बाकी गौण कार्य आपको बताने थे, इसमें सिर्फ मुख्य कार्य बताने थे। यहाँ आपका राष्ट्रीय आय से संबंध दिया है। यहाँ आपका वैल्यू एडिड मेथड बताना। वैल्यू एडिड में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों क्षेत्रों से जो मूल्य वृद्धि होती है उसको जोड़ते हैं। उसको मूल्य मापने की विधि में हम मूल्य वृद्धि तीनों क्षेत्रों से प्राप्त मूल्य वृद्धि को जोड़ते हैं, उनका वर्णन करना चाहिए था, जैसे कि यहाँ इन्होंने पहले किया भी है। इस बच्चे ने जो किया है वो जोड़ के दिखा रखा है आपको। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शियरी सेक्टर। इन सब में जो भी उत्पादन में मूल्य वृद्धि हुई है उसको जोड़ करके हम मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो यही आपके 14 क्वेश्चन थे और 14 क्वेश्चनों को सरल करने का प्रयास किया गया। मुझे उम्मीद है आपको इससे कुछ एवेल्युएशन करने में आपको सहयोग होगा। धन्यवाद।